होगा भाई लक्ष्मण जी उनकी टीम जो ये सब जो कार्य कर रही है ना, या आप लोगों के लिए ये तो केवल एक वो रास्ता है। बाकी जैसे इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे लाइब्रेरी की स्थापना होगी, वो सब आपके भविष्य के लिए है। अब मैं आपको यही कहने जा रहा हूँ भाई, जैसे आप लोगों का सबसे मुख्य है शिक्षा ही मूल मंत्र है। आपको रेगुलर इस चीज का ध्यान बना लेना चाहिए भाई, अपने को रेगुलर से 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। यदि किसी दिन अपन नहीं कर पाए अगले दिन करो, लेकिन उसका एक निश्चित आपका टारगेट होना चाहिए। आपका टारगेट होगा जब भी आप आगे जाकर के बढ़ोगे और आप आगे सफलता अर्जित कर सकोगे। अब थोड़े दिनों बाद ही आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे, तो अभी से आपके ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि साहब मेरे को ये पाठ याद नहीं है, ये पाठ याद नहीं है, कैसे करूंगा। लेकिन आपको कभी तनाव में नहीं रहना है। आप रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहोगे, बिल्कुल अपना लक्ष्य हासिल करोगे। अब सबसे बड़ी चुनौती अभी समाज के अंदर पुलिस के लिए एक ये मोबाइल। अपने देश के सबसे बड़े उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का एक ही सपना था भाई, मेरे देश के प्रत्येक नागरिक के पास में मोबाइल होना चाहिए। चलो वो सपना तो उसका पूरा हो गया, लेकिन मोबाइल है ना, मोबाइल अच्छा ही या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अपन अच्छाइयों को यूज में नहीं करते हैं और उसकी जगह अपन बुराइयों, जैसे मोबाइल हो गया, आप इंस्टाग्राम पे रील बनाओगे, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते जाओगे, मोबाइल में कुछ कहने तो आपको 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटे का कोई पता नहीं चलेगा और उसमें आप ऐसे उलझ जाओगे कि बिल्कुल आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपका जो 15 से 20 साल 22 साल का ये टारगेट है, यही अपनी जिंदगी का आगे का रास्ता चुनने का है। अगर जो भटक गया वो भटक गया। इस वजह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ भाई, अगर मोबाइल का कम से कम यूज करो। आप लोगों में से किसी के पास मोबाइल नहीं है या है? अभी बताओ किसके पास है मोबाइल? नहीं है तो अच्छी बात है। अपने को कभी भी स्कूल में आओ मोबाइल नहीं लाना, उसके बाद स्कूल से घर भी जाओ ना तो उससे दूरी बना करके रखो। जितना आप मोबाइल में टाइम खराब करोगे उतना अपना पढ़ाई का करो। मोबाइल से आजकल देखते नहीं हो क्या, बच्चे उसमें रील बनाते हैं, उसमें कई ऐसे वो आप उसमें अवसाद में आ जाते हैं, अवसाद में आकर के आगे कई गलत कदम उठा लेते हैं। तो एक तो मोबाइल का बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, ठीक है? समझ में आ गई मेरी बात? बोलो हाँ। मोबाइल का कम से कम यूज करोगे। दूसरी बात, जैसे कई अपने घर पे छोटे मोटे कई तरह के नशे करते हैं, अपने पिताजी को बीड़ी पीते हैं, तो आप उस चीज से दूर रहो। कम से कम उनको कभी टोक तो दो भाई पापा ये यूज नहीं करोगे, तो वो आपके सामने नहीं पिएंगे या धीरे धीरे उस चीज से दूर हो जाओगे। अगर अपना समाज नशे से दूर हो गया तो अपना देश बहुत आगे जाकर के प्रगति करेगा। आई समझ में? एक जैसे आपको हर महीने आपके मम्मी पापा जेब खर्च के लिए पैसे देते हैं, उस पैसे की आप टोपी खाते हो, कोई कचौड़ी पकौड़ी खा लेते हो, उस पैसे को आप गलत यूज में मत लो। अपने यहाँ जैसे अभी भी किताबों की स्टॉल लगी हुई है, लाइब्रेरी बन जाएगी, उसमें किताबें होंगी, उसकी आप छोटी छोटी बुक्स ही खरीद लो। जितने पैसे 5 रुपए की खरीद लो, 10 रुपए की खरीद लो। बताओ कितने बच्चे किताबें खरीदेंगे? हाथ खड़े करो किताब खरीदने के लिए। कैसा? मैं इतिहास की किताब खरीदूंगा, मैं जीके की किताब खरीदूंगा, ठीक है? हाँ, उस चीज का आप गलत प्रयोग नहीं करोगे। और अभी से आप ये देह बना लोगे ना, आगे जाकर के बहुत बड़े आदमी बनोगे। और अगर इस चीज पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर यही अपने देश अपने तरह कोई काम करना पड़ेगा, फिर पछताते रहोगे। कैसा हम लोगों ने अपने को ये बताया था, अपने उस चीज पे ध्यान देते तो आज कुछ नहीं होता। मैं तो मेरी जीवनी पे बताऊं कि मैं एक साधारण किसान परिवार से था, आपके जैसे था। अभी तो आपके गांव में सारी सुविधाएं, यहाँ छोटे से गांव में कॉलेज भी है, उस समय में 100 किलोमीटर दूर कॉलेज जाना पड़ता था। सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पैदल बढ़ करके आते थे। आज तो आपके सामने सारी सुविधाएं दे रखी है, सरकार ने भी दे रखी है, आपके माता पिता ने भी दे रखी है, तो उसका सदुपयोग करो। और मैं तो आप सब लोगों को यही मोटिवेट करता हूँ कि मोबाइल से बिल्कुल दूर रहो। और बच्चियों के लिए सबसे विशेष बात यह है भाई, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो मेरे नंबर मैं आपको नोट करा देता हूँ,
कभी किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो या हो तो आप चुपचाप मेरे को फोन कर दो, उस नंबर पे मैसेज भी डाल दो। 24 घंटे आपकी बिल्कुल समस्या का समाधान होगा। बाकी ये गलत मोबाइल के चक्कर में किसी के जांच से में आकर के उस रास्ते नहीं जाना जिससे अपना परिवार की भी बदनामी हो, अपने गांव की बदनामी हो, अपने समाज की बदनामी हो। आए समझ में? जय हिंद, जय भारत। खुद की जय करें। मेरे साथ बोलेंगे सभी बच्चे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तेजाजी महाराज को प्रणाम करता हुआ तमाम मंच पे विराजमान सभी गुरुओं को शरण स्पर्श और तेजा दर्शन पूरी टीम जो लगभग 2000 के आसपास है और 10,000 एक्टिव मेंबर है, उन 10,000 परिवारों को सैल्यूट करता हूं कि वो हर वक्त समाज की बेहतरी के लिए, राष्ट्र के भविष्य को बेहतर करने के लिए प्रयासरत साल भर होते हैं, तब जाके ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और आप जो राष्ट्र के भविष्य हो, सबसे वीआईपी पर्सन हो, आपको हाय हेलो के साथ आज की अपनी बातचीत को स्टार्ट करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? ऐसे नहीं, भाषण नहीं चलेगा, अपनी बातचीत चलेगी। एक तो मस्त होकर बैठ जाओ आराम से, 1-2 घंटे हम बातें करेंगे, आपके सवाल आएंगे, जवाब देंगे। अपन एक परिवार के रूप में यहाँ पर बैठे हैं और कुछ नया सीखेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, आपकी तरफ से सवाल होंगे, आपकी तरफ से कुछ बात होगी तो भी हम सुनेंगे यहाँ पर आकर के। तो एक तो रिलैक्स हो जाओ, शाह प्रोग्राम था, बैठना पड़ा चुपचाप, ऐसे नहीं मस्त एकदम। तो एक बढ़िया गीत गाओगे दोस्त के साथ, मेरे साथ पक्का? आवाज मेरे से ज्यादा आनी चाहिए, आप ज्यादा जने हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पण कर दो तन मन धन, अर्पण कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार। अब एक साथ गाएंगे, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, सोचने का समय गया। एक जगह अपने स्थान पे खड़े हो जाना। उठो लिखो इतिहास नया, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। मोबाइल फेंको और हाथों में उठा लो किताब, मोबाइल फेंको। एक साथ हाथ ऐसे ऊपर करेंगे, मोबाइल फेंको और हाथों में उठा लो किताब, हाथों में किताब साथियों, हो जाओ तैयार। अब एक साथ गाएंगे खड़े खड़े जोश के साथ, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अपने स्थान पे बैठिए। हाँ, अच्छा लगता है ना? आप सोच रहे होंगे बात आएंगे भाषण सुनना पड़ेगा आपको,
तालियां भी बजानी पड़ेगी, बार बार मंच से कहेंगे क्या शानदार बोला, ताली बजाइए। मैंने ये नहीं कहा मेरे लिए बजानी है, मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले वास्तव में ये तेजा दर्शन के मैं 5वें 6ठे प्रोग्राम में आ रहा हूं और जोधपुर से शुरुआत हुई थी। लक्ष्मण जी और भास्कर जी बैठे हैं कि पहली बार हम इस धार्मिक और आध्यात्मिक प्रोग्राम में बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड एक सेशन को रखें और जैसे जैसे ये तीसरा सेशन है हर बार डबल संख्या हो रही है। बाहर से आपके वहां सब ज्यादा था और उसके बाद में यहाँ पर 4 गुना स्टूडेंट आ रहे हैं। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि कोई व्यक्ति प्रयास करे और इन बच्चों को सही राह पर चलने के लिए कोई बताए तो ये चलने के लिए तैयार है। अभी हम मंच पे बैठे थे तो बात हो रही थी कि आजकल के बच्चे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मेरा एक जवाब था कि सर बच्चे वैसा ही करेंगे जैसे हम उनको बताएंगे, जैसा उनको हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं कौन से रास्ते चलना है। हम उसी रास्ते चलेंगे जो रास्ता या तो बना हुआ है या बना दिया गया है, यही तो करेंगे ना। आप जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, जैसा व्यवहार बड़े लोगों को देखोगे, दुनिया करती दिखेगी या जो मोबाइल की दुनिया में आप तक आता है, आप वैसा करने की अंदर ही अंदर एक जिज्ञासा पैदा करते हो। क्योंकि बच्चा जब होता है वो समझ नहीं रखता लेकिन समय रखता है। आपके पास में दांत है लेकिन चने नहीं है, और जब चने होंगे तब दांत नहीं होगा। मतलब अभी आपके पास समय है लेकिन समझ नहीं है, और जब समझ आएगी तब समय नहीं रहेगा। यही कारण है कि आपको घर पे अपने मम्मी पापा, दादा दादी, बड़े बहन भाई या समाज का कोई व्यक्ति कई बार समझाता है कि ये नहीं बेटा ये कर, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बैठना है, इस तरह से नहीं करते हैं। तो वो आपको समझा रहे होते हैं क्योंकि उसकी आपको समझ नहीं है, आपको तजुर्बा नहीं है, या कहीं कहीं आप भटक न जाओ, आपको आगे जाके जीवन में तकलीफ न हो। और फिर आप जब विद्यालय आते हो तो सरस्वती के मंदिर में आपके सरस्वती के उपासक गुरुजन हैं, वो कभी हिंदी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक, जो कुछ पढ़ाते हुए आपके जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं। शिक्षा का मतलब केवल पढ़ाई करके अंक अर्जित करना नहीं है। हम पढ़ लिख करके पढ़े लिखे जैसे दिखें, हमारा व्यवहार पढ़े लिखे जैसा हो, तब हमारी एजुकेशन के हकीकत मायने हैं। मंच पे अभी सभी लोग बैठे हैं, किसी के गले के अंदर मार्कशीट लटका रखी है, दिए वाले कौन लोग हैं? अरे कुछ लटका रखा है क्या? ताबी थोड़ी बांध रखा है इन्होंने? नहीं। तो एजुकेशन क्या है? हम आने वाले घंटे 1.5 घंटे में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में पढ़ क्यों रहे हैं, हमें पेरेंट्स पढ़ा क्यों रहे हैं, हम पढ़ करके क्या कर सकते हैं। तो जरूरी है कि हम हमारी समझ को पैदा करें। वो हमारे टीचर हमें स्कूल में सिखाते हैं प्रार्थना के जरिए कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को याद करें कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हम दूसरों को कहते हैं वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करता, ये नहीं। अंगुली जब हम किसी और की तरफ करते हैं तो 3 अंगुलियां हमारी तरफ आती है ना। तो ये 3 अंगुलियां ये कहती है कि भाई 3 बार सोच ले कि जो दूसरों में कमी देख रहा है, दूसरों को दोष दे रहा है, खुद में तो नहीं है। यदि है तो क्या होगी? दोष ही होगी। या तो कमी है तो उसको दूर कर ले, और गलती है तो उसको सुधार ले। 3 बात होगी पूरी। और कहूं वैसा एक बार महसूस करिए, आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके आप अपनी मां को याद करो। जहां तिलक लगाते हैं वहां उनका चेहरा याद करो, आंखों के बीच में मां का चेहरा याद करो। महसूस करो कि वो आपसे बहुत प्यार करती है, आपको गोद में सुला लेती है, लाड प्यार कर लेती है। आपकी हल्की सी तकलीफ पर उसको बहुत तकलीफ होती है। 1-2 जोड़ी कपड़े हैं फिर भी वो कोई शिकायत नहीं करती। सुबह से शाम तक, होली दीपावली को उसकी कोई छुट्टी नहीं है। वो एक ऐसी नौकरी कर रही है, कोई पेमेंट नहीं मिलता। आप जब से जन्मे हो तब से अब तक आपकी हर तकलीफ को उसने सहन किया है। मां के चेहरे को याद करो।
उनसे प्रॉमिस करो, माँ जिस उद्देश्य के लिए आप हमें सुबह तैयार करके विद्यालय भेजते हो, हम उसकी पूरा करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी से गलती हुई है आज तक, मैं फर्स्ट सेकंड में 90% लाने की बात नहीं कर रहा हूं। अनुशासित रहना है, किसी के साथ व्यवहार अच्छा रखना है, आज्ञा का पालन करना है, बोलना बैठना बात करना सीखना है। माँ से प्रॉमिस करो कि अब से पहले मेरे से गलतियां हुई आगे नहीं करूंगा या करूंगी। वो भगवान है आपकी, जिसकी वजह से इस दुनिया में आप हो। अब पापा को चेहरे को याद करो, नहीं पाते कि कितना प्यार करते हैं, आपके लिए कमाते हैं, आपके परिवार के लिए कमाते हैं, कितनी तकलीफ हो कभी किसी को कुछ नहीं कहते, आपसे नजर भी नहीं मिलाते। वो सोचते हैं कहीं बच्चों को ये नहीं लग जाए कि जिम्मेदारियों का बोझ उनकी तरफ हो जाए, पर वो कभी कह ही नहीं पाते। बहुत प्यार करते हैं आपके पापा आपसे। उनसे प्रॉमिस करो कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके कारण आपको किसी का सुनना पड़े, आपके परिवार को किसी का सुनना पड़े। कभी ऐसा कुछ नहीं बोलोगे आप किसी से, किसी के साथ ऐसा कोई किसी का बुराई सुनने में बड़ा आनंद आता है, इसको बंद करो। पढ़ाई का मतलब अंक अर्जित करना नहीं है, उसके साथ साथ हमारे जीवन का निर्माण करना है। हम स्कूलों में परिवार से, समाज से, वातावरण से ज्ञान अर्जित करते हैं। उस ज्ञान से हमारे अंदर कौशल आता है। पढ़ाने वाला टीचर बनेगा, एमबीबीएस करे डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये लोग फिजिकली फिट होकर के पुलिस में गए हैं, ये कैमरा चला रहे हैं, इनका हुनर है, इसको कौशल बोलते हैं। और इस कौशल के बल पर इनको पैसे मिलेंगे, जिसको रोजगार कहते हैं। और जब रोजगार मिलेगा, उस पैसे से आप अच्छे कपड़े पहनोगे, मैं नहीं कह रहा हूं, अच्छे मकान बनाओगे, मैं नहीं मकान नहीं कर रहा हूं, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाओगे। उस बात को व्यक्तित्व निर्माण कहते हैं। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे बोलते हो, कैसे व्यवहार करते हो, आपका पैसा किस तरफ लग रहा है, आपकी एनर्जी कहां लग रही है। ये तेजा दर्शन की टीम चाहती तो सब पैसे वाले, लक्ष्मण जी तो पूरे देश को सोना बेचते फिरते हैं, यानी कि 1 करोड़ का थैले में रखते हैं। ब्रह्मदेव जी और जो गुरु जी बैठे हैं, इनके पास पैसों की किसी की कमी नहीं है, पर बेटा पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकते। मैं करता नहीं, वो फील होने दो। यदि आपको फीलिंग आ रही है पेरेंट्स के प्रति, तो मैं मानूंगा कि मेरा यहाँ आना सफल हुआ। ये दिल से आते हैं, ऐसे यहाँ से नहीं आते। और जिसको माँ बाप के प्रति थोड़ी बहुत इज्जत है, वही आंसू लाएगा, बाकी को क्या फर्क पड़ना है। कैमरा मैन से निवेदन है, प्लीज आप अपने कैमरे को इनके आंसू दिखाइए। कोई आंसू दिखाया ही नहीं कैमरे वाले ने। ये हमको पता ही नहीं है कैसे क्या है। अरे भाई इनके आंसू दिखाइएगा कैमरे पे। ये बेटा मैं तो महसूस कर रहा हूँ लास्ट तक बच्चे को, जो सबसे लास्ट छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, वो बहुत शांति से इसको महसूस कर रहे थे। फिर लास्ट तक छोटी क्लास के बच्चे हैं, ब्लू ब्लू अच्छे से, मैं उनको भी देख पा रहा हूँ। ये जरूरी है। तो बेटा राजू जी पीछे कैमरा बोल रहे, कुछ बच्चे को आंसू आ रहे हैं, हाँ दिखाइए, ठीक है। तो हम पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ये हमेशा प्रार्थना, गूगल पे आप देख लेना, सुनना, ठीक है ना। दूसरी बात, जब हम, मेरे दादाजी की बात बता रहा हूँ, अनपढ़ है, 92 ईयर है, अभी 4 पीढ़ी हमारे साथ है। दादाजी की 2 बातें थी भास्कर जी, कि कोई भी घर पे मेहमान आ गया, वो विश्वास लेके आया है, वो आस लेके, सड़क के किनारे गांव का 100 लोग यात्री आते थे, रामदेवरा के पैदल या चैत्री मेला वाले लोग आते थे, उनको भोजन करवा करके भेजते थे, क्योंकि अपने घर कोई आदमी आए, चाय पिलाओ तो पिलाओ, उसको भोजन जरूर करो, और उस पुण्य का ही फायदा। फिर जब हम प्राइमरी स्कूल में गए सर, तो वहां 2 टीचर मुझे आज भी मेरे नींव में, मैं यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ, तो नींव वो बातें थी। स्वरूपीय गंगानंद जी, बड़ा प्राइमरी के टीचर, एक टीचर 5 स्कूल है, लगभग 5 क्लासें और 150 बच्चे, एक ही बात बोलते थे आके हमेशा, कि मेरे पढ़ाने के बाद आप जिंदगी में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आरएस बनो तो बनो, अच्छे इंसान जरूर बनना। बोलना बैठना और बात करना सीख लेना। उस समय समझ में नहीं आती थी, अब वो बातें हमारे समझ में आ रही है। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। टीचर महान इसलिए होते हैं
क्योंकि वो किसी व्यक्ति का निर्माण नहीं करते, वो राष्ट्र का नहीं मानवता का निर्माण करते हैं, इसलिए महान होते हैं। केवल बात करने से नहीं, वो करने से ऐसे होते हैं। दूसरी बात ये बैठना, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, कितनी देर बैठना है और क्यों बैठना है, किस लिए नहीं बैठना, इसका संज्ञान हमें जीवन में हो जाना चाहिए। बात करना, कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है और कितनी बात नहीं करनी है, ये सीख लेना तो मैं समझूंगा वो गुरु जी के शब्द है कि मैंने किसी एक बच्चे को अच्छा पढ़ाया है, बाकी तुम क्या बनते हो तुम्हारी मेहनत होगी। लेकिन हमारे में संस्कारों में कमी रह गई, अनुशासन की कमी रह गई, तो लोग क्या कहेंगे, किसका बेटा है, किसके परिवार का है, कौन से गांव का है और कहां से पढ़ा है, और क्या कहेंगे, देखो क्या सिखाया टीचर ने इनको। मुंह पे कोई नहीं कहेगा, लेकिन समाज के अंदर ये बात जाती है। कई बार सुना था, एक डॉक्टर की गलती कब्र में दफन हो जाती है, एक वकील की गलती फाइलों में दब जाती है, लेकिन उसकी सीख लेते हो ना, तो आप पे अधिकार उस शिक्षा का समाज का भी है, देश का भी है। वो किसी और के काम नहीं आ रहा, इसका मतलब आप राष्ट्रीय धरोहर को खत्म कर रहे हो, इसका अधिकार तुम्हें नहीं है, और ऐसी आदतें बच्चों में गिरने मत दो। उस दिन से मैं टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं, आज तक पढ़ा रहा हूं, बस टीचर उन्होंने बना दिया, इसलिए टीचर महान होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी, जिस 50 मेजर का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें पढ़ाने का काम मेरा ही रहा है, और वो रिजल्ट आप जैसे बच्चे ही देते हैं। मैं आगे चलता हूं। अब 10-15 मिनट मेरा सेशन हो गया, सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और हकीकत क्या होता है उसको समझते हैं। तो मुझे कुछ वॉलंटियर की जरूरत रहेगी, जितने बच्चे चाहे वो मंच पे आ सकते हैं, जिनकी इच्छा है, कोई भी बच्चा चाहता मुझे मंच पे आना है, वो अपने स्थान पे खड़े हो और 1 मिनट का टाइम है, तेजी से मंच करने को कहे। कईयों के दाया हाथ, कईयों के बाया, कई तो आशीर्वाद दे, कई तो अरे भाई आशीर्वाद देने के लिए गद्दी बड़ी हुई है, महाराज जाएंगे हो ही देंगे, ठीक, अपन को आशीर्वाद नहीं देना। चलिए अपने एक काम सीखते हैं, सभी लोग दाया हाथ खड़ा करेंगे, जैसे प्रतिज्ञा स्थिति करो, मैं कहूं वैसे फॉलो करते रहो, प्रतिज्ञा स्थिति करो, अंगूठा ऊपर की तरफ, हाथ को 90 डिग्री से घुमाओ, 90 डिग्री, बिल्कुल कान के सीट में ऐसे नहीं करना है, यस। जब भी आपको कोई बोले हाथ खड़े करो 90 डिग्री से, ये भी 90, ये भी 90, समझ आ गया हाथ खड़े करने का तरीका, हाथ नीचे करिए। चलिए अब बताओ आप में से एबीसीडी कितने लोगों को आती है, हाथ खड़े करो और इसको रिकॉर्ड कर लो। जो 3 सेकंड पहले एक सिंपल सा काम सिखाया था कि जब भी हाथ खड़ा करना तो ऐसे करना है, आपने नहीं किया, आपने वैसे किया जैसे आपकी आदत है, तो बेटा हाथ नीचे करें, ऐसे ही पढ़ाई है। आप क्या सोचते हो, सर ने एक बार पढ़ाया याद हो जाएगा, जब हाथ खड़ा करना याद नहीं रहता तो पढ़ाई कहां से याद रहेगी, उसको बार-बार करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समझ आई कि नहीं? चलिए अब बताओ साइकिल कितने लोगों को चलानी आती है, हाथ खड़े करो। अभी भी झंडे खड़े हो गए बीच में, देखो वो लास्ट तक है, कुछ और झंडे खड़े हो रहे, हाथ एक जैसे, हाँ तो ये सेकंड बार आपके बच्चे सीखने वाले अच्छे हैं, हाथ नीचे करो। मैं आपके लिए तारीफ हो जाऊंगा कि आप एक बार में 99% बच्चे सीख गए कि हमें करना क्या है, यानी आपका दिमाग का लेवल बहुत अच्छा है। आईक्यू बोलते हैं इसको बेटा, 2 चीज होती है, आईक्यू और ईक्यू। आईक्यू और ईक्यू, आईक्यू का मतलब है इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग को मापता है, ईक्यू इमोशनल होता है जिससे हम ओवरऑल जीवन का निर्माण करते हैं। तो जो ज्ञान है वो आईक्यू के बेस पे आप अर्जित करते हैं, उसकी जीवन में एप्लीकेशन है वो ईक्यू बेस करते हो। तो घर जाकर के आप ढूंढना गूगल बाबा से कि ये गूगल बाबा आईक्यू और ईक्यू के बारे में बताए ना क्या होता है, आईक्यू क्या होता है, ईक्यू क्या होता है, और हमारा आईक्यू ईक्यू क्या है बताए ना, तो बाबा बताएगा आपको, काम की चीज है। अभी सर बता रहे थे टंडन साहब कि भाई आपको मोबाइल इस्तेमाल करना, लेकिन क्या करना ये जरूरी है। मैं मना नहीं कर रहा मोबाइल इस्तेमाल से, मोबाइल को इस्तेमाल करना है लेकिन संयमित तरीके से। सभी लोग ये तय कर लो जब तक हम पढ़ाई करेंगे रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक डाटा ऑन नहीं करेंगे, मोबाइल ऑफ नहीं करने को कह रहा हूं, डाटा ऑफ कर दो 9 बजे तक।
और जितने भी अभिभावक बैठे हैं अपने अपने परिवार के बच्चों के मोबाइल के डाटा रात को 9 से 8 बंद रखो। आप भले ही 24 घंटे चलाओ, क्यों? क्योंकि आपको जो जीवन में करना वो कर लिया, आपने जो पढ़ा वो पढ़ाई से पा लिया। अब अपने पास टाइम है, खेती करो, आराम से शादी ब्याह अटेंड करो, नौकरी मजदूरी बिजनेस करो, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बेटा अपने लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोबाइल का लगातार उपयोग से आंखें सूख जाती है, चेहरे की खुशियां मुस्कुराहट खत्म हो जाती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, नींद नहीं आती है, विचार की ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, अंदर याद नहीं रहता, चिड़चिड़ापन होता है, किसी का कहना हमें अच्छा नहीं लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता हम एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जिसको काल्पनिक दुनिया कहते हैं, जो हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता, और हम सब्जी फिरती ग्लास बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अंदर विचार खत्म तो बॉडी क्या काम की? दिमाग काम ही नहीं कर रहा तो बॉडी क्या काम की? इसलिए मोबाइल का संयमित उपयोग करो, दिन के टाइम करो। और जो अभिभावक बैठे हैं या सुन रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मोबाइल देना है, लेकिन पूछना है कि तेरे मोबाइल में क्या किया। बस आप पूछना शुरू हो जाओ, मोबाइल बच्चे अपना दूर हो जाएंगे। हम पूछेंगे नहीं तो बच्चे मोबाइल में घुसे हुए रहेंगे। ये कोई इलाज नहीं कर सकता कि बच्चे ना समझे। और जो बड़े बच्चे बैठे हैं बेटा, आप अपने छोटे बहन भाइयों का भी ध्यान रखोगे और आपको अपना भी ध्यान रखना कि उनको अभी पता नहीं है। चलो अब बताओ, साइकिल कितने लोगों को चलानी आती है? चलिए हाथ खड़े रखना है। 100% क्लियर हो गया, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से सुनना। जिसको एबीसीडी आती है वो खड़े हो जाओ। बस मैंने आपको एक ही एक्ट करने को बोला कि जिसको एबीसीडी आती है वो खड़े हो जाओ, तो आप बोलने लग गए तो आप गेम से बाहर हो गए। ये गेम चल रहा है आपके आईक्यू का और कंट्रोलिंग का। आपको खड़े होना था चुपचाप, आवाज बिल्कुल नहीं आनी थी। एक दूसरा, कहीं खड़े होते ना, कोई एक्ट नहीं, खड़े होना सीखिए हमेशा। जब भी आपके साथ कहते हैं दाएं बाएं लाइन एकदम सीधी, आवाज नहीं आनी है, मंच पे आना है, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। मैं 10 तक गिनूंगा, उसके बाद में गलत नहीं है। बैठने की बात, अब कोई नहीं, जो बाहर आ गया वो ठीक, मूवमेंट हो गया वो आ जाओ, जिसने अपनी जगह छोड़ दी वो आ जाओ, सब आ जाओ। 50 वापिस कोई नहीं जाएगा, देख रहा हूं सब रिकॉर्ड हो रहा है। जिसका मूवमेंट हो गया वो मंच, बाकी बेटा क्योंकि आने वाला युग एजुकेशन के साथ नॉलेज का युग खत्म हो गया। नॉलेज गूगल बाबा के पास, चैट जीपीटी के पास, एआई के पास बहुत बड़ा है। कौशल का युग होगा। जो बच्चे कौशल में होंगे, कौशल का मतलब जिनको खेती अच्छी करनी आएगी, ऑर्गेनिक करनी आएगी, एनिमल हस्बेंड्री अच्छी होगी, प्रोडक्ट को बेचना जानेगा, कपड़े की डिजाइन करना जानेगा, कैमरा चलाना जानेगा, गाड़ी ड्राइव करना जानेगा, पढ़ाना जानेगा, जो डॉक्टर की तरह इलाज करना जानेगा, बिजनेस करना जानेगा, इसको हुनर कहते हैं। हुनरबाज की पहचान होगी। मार्कशीट में नंबरों के आधार पर आने वाला युग आपको कुछ नहीं देगा, ये ध्यान रखना। तो हमारे बच्चों को इलाज के लिए भेजिए जहां पर हुनर की पहचान हो। अब हम वापिस में इसलिए बता रहा था कि मैं पूछता नहीं किसी को भी, इनके अंदर हिम्मत खत्म हो गई है। ये सुन तो रहे हैं, सुन हो गए हैं, उनकी मसल्स काम नहीं कर रही है। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक दिन नहीं, इनको 10-12 साल तक प्रैक्टिस कराई गई और ये अपनी असलियत भूल गए। जैसे एक बल्ब होता है, उसके अंदर रोशनी होती है, हमने उसके ऊपर प्रतिदिन एक एक कपड़ा पलटते गए, एक दिन वो बल्ब के चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। हमें कोई कहेगा लाइट ऑन करो, आपने लाइट ऑन तो कर दी, वो कहेगा लाइट अंदर जल रही है, लेकिन हमें वो दिखेगी नहीं। ये बात भी सही है कि लाइट जल रही है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे क्योंकि उसके ऊपर हमने आवरण जमा कर दिए हैं। उन आवरण को जैसे जैसे हटाओगे, अपनी कमी को जैसे जैसे दूर करोगे, आपके उस बल्ब की चमक बढ़ने लगेगी, आपके ज्ञान, आपके नॉलेज का आपको एहसास होने लगेगा। करके देखिए आप इसको। अब हम समझते हैं कि ऐसे करेंगे कैसे। आप में से कितने बच्चे ऐसे जो बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं? हाथ खड़े करना। अरे बर्थडे आता तो है ना, सबको याद तो है ना। तो आप बर्थडे प्रतिदिन मनाना शुरू होते ही कि आज मुझे नया दिन मिला है, नया सीखूंगा। पहले आपका बर्थडे, नया सीखो। दूसरा, कंपटीशन खुद से करो, न कि श्याम राम से कर रहा है, मोहन अमरिंदर से कर रहा है। खुद से करो कि कल मुझे क्या आ रहा था,
पढ़ाई में क्या सीखा, व्यवहार में क्या सीखा, वातावरण से क्या सीखा, आज मैंने नया क्या सीखा। क्या एक अंग्रेजी की स्पेलिंग आपने कहीं पर लिखी हुई पढ़ी तो उसका मीनिंग समझा? क्या हिंदी में कोई नया शब्द अखबार में पढ़ा तो उसका मीनिंग समझा? ये जिस दिन आप सीखने लग जाओगे, आपको देखना आप में जबरदस्त परिवर्तन आएगा, एक आत्मविश्वास आएगा और चेहरे का नूर आ जाएगा, आंखों में चमक आ जाएगी और वो आत्मविश्वास आपको एक दिन मंजिल तक ले जाएगा। और वो एक दिन में नहीं होता। मैं पढ़ाई के स्टेप बता दूं, बड़े बच्चे याद रखेंगे और जो नहीं रख पाए तो टीचर से याद रखेंगे, उनको याद। 3 स्टेप होते हैं पढ़ने के मेरे हिसाब से, जरूर नहीं है मैं सही हूं, जो हम 50 विलेजेस के बच्चों पे अपनाते हैं और उनका रिजल्ट ये है कि पिछली बार 22 में से 18 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में गए बाड़मेर में रहकर। मैं थोड़ा सा 50 विलेजेस का जिक्र कर दूं ताकि आप उन बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाओगे। 2012 में हमने एक ऐसी संस्था स्टार्ट की थी जिसमें सरकारी स्कूल के ऐसे बच्चों को हम सेलेक्ट करते हैं जिसके मदर फादर नहीं है या किसान मजदूर है। 10वीं के परसेंटेज को 20% देते हैं, जैसे किसी के 80% आए 16 नंबर दे दिए। एक प्रवेश परीक्षा देते हैं और सर प्रवेश परीक्षा 14 दे दी है। अब तक किसी भी बच्चे के 50% नहीं बने हमारे टेस्ट के अंदर। और टेस्ट में पूछते क्या है मैं वो बता, मैं पूछता हूँ सप्ताह के वार लिखिए, ठीक है ना, या महीने के दिन लिखिए, या 67 68 69 उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ। उज्जवल स्वास्थ्य सही लिखिए, हिंदी में कोई ग्रामर नहीं पूछता, वो लिखना नहीं आता, गिनती लिखनी नहीं आती, तो मैं क्या करूं, जोड़ बाकी गुणा भाग पूछता, वो नहीं आता। आप में से कोई भी पार्ट में आए तो वो पेपर ले आना और देख लेना कि कोई बड़ा लेवल नहीं है, बेसिक लेवल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे 119 बच्चे डॉक्टर बने, क्यों? मैं आगे की कहानी बताता हूँ। वो 50% ना आते हुए भी उनको हॉपलेस नहीं करना होता है, उनको ये बताना होता है कि तुम्हारी हकीकत इतनी है, ये आपकी रियलिटी, आपने जो पढ़ा है वो, बाकी आपने प्राप्त किया है। परीक्षा जीवन का निर्धारण नहीं करती बेटा, केवल 1 साल का निर्धारण करती है कि हमने क्या सीखा है, जीवन का निर्धारण नहीं करती। नंबर ज्यादा आगे आप खेती करते हैं संभव, कितने लोगों घर पे खेती होती है? अरे वाह, आप देखिए आप कैसे करेंगे। मैंने हाथ इसलिए खड़ा कराया कि हम गलती भूल जाते हैं रिवीजन नहीं करे तो, इसलिए सर साथ आता तो रिवीजन भी करते रहना पड़ेगा, नहीं क्या भूल जाओगे आप नीचे करो। तो बेटा जब खेती करते हैं तो मैं खेती की कहानी को बताता हूँ, फिर वापस आऊंगा 50 विलेज की तरफ। बड़े बुजुर्गों के लिए पहले है, फिर बच्चों के काम की है। जब हम खेत करते हैं तो पहले फूल कर बाढ़ कर तैयार करना, ताकि बारिश हो या पानी आवे तो बीज बोना तैयार करते हैं खेत। उस खेत को तैयार करने का मतलब है बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, हम तैयारी कर रहे हैं। पहले बाढ़ नहीं करते थे, आज तक खेतों की बाढ़ करते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में जितने भी रुड़िया धन हो तो रुड़िया तो नहीं कह सकते, जिसका कोई धनी धोनी नहीं होता था, वो कम होता था। लेकिन आज तो ज्यादा हो गया, जो खेत नष्ट करते हैं। मैं किसको कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो हमें बाढ़ करनी पड़ी, उसका गैप लगाना पड़ा, फिर हमने बीज बो दिया। बीज बो दिया के बाद बच्चों को पढ़ाने भेज दिया। बीज बोने के दूसरे दिन जाके अपन खूंटनी करने नहीं जाते हैं, ऐसा मेरे को रात बीज बोया हमें तो खूंटनी करो। तीसरे चौथे दिन जाके देखते हैं उगाओ के लोग खूंटनी करने उगाओ देखने से। अब आई आदमी क्या बच्चे को पढ़ा दिया, सब रिजल्ट तो कोई आए वो दिन हमें धके के पढ़ा, अरे थे फसल केड़ी बोई है, बाजरी मूंग मोट बोया तो तीसरे चौथे दिन उगी, आम खजूर या रखी बोया तो 15-20 दिन महीने लागी, तो टाइम लागे उगाओ होने में। आगे बढ़ते हैं, फसल बड़ी होती है तो टाइम पर खाद पानी भी चाहिए, नहीं तो फसल सूख जाती है। और आपके बच्चों की खाद पानी टीचर और समाज देता है, आप परिवार देते हो। क्या है वो खाद पानी? बच्चों के विचार कैसे हैं, वो कहाँ आते जाते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी रहन सहन कैसी, ये खाद पानी जो आपको सही करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो आपकी फसल सूख जाएगी, फिर कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे फसल बड़ी होती है बीच में खरपतवार पैदा हो जाती है, निधन आवेरो, और किसान लोग फिर हैनो में खाएंगे, निधन केड़ो हो जाता है। भी कई उपावट है, दातरी हटानो है, तबड़ी काटना, निधन के हिसाब की झाड़ी है, छोटी है ना घास है, क्या है, उसका इलाज टाइम पे नहीं किया तो वो पूरी फसल को। अब आप सोचते हो साहब हमें क्या करना है, आप खेत का ध्यान नहीं रखोगे तो जिस समय फसल कटने की स्थिति में तैयार होगी, दो खरपतवार हटाने के बाद की फसल होती है और जिसके अंदर खरपतवार होती है उस फसल का सतत देखना रात दिन का फर्क होगा, ऐसे आपके बच्चे हो जाएंगे। फिर दोष हम किसी दूसरे को नहीं देते, हमें खुद को ध्यान रखना है। अच्छा बीच में आजकल क्या फसलों में कीड़े बहुत पड़ते हैं, पहले नहीं होते थे, तो छिड़कनी है कब, ताकि कीड़ा टाइम पे मर जाए, फसल जिंदा रहे।
तो कई बार इनकी कीड़े भी पड़ेंगे अलग अलग टाइप के, और वो कीड़ा पड़ते आपको पता चल जाना चाहिए कि अब इसका छिड़काव कर दो टाइम पे, नहीं तो कीड़ा बड़ा हो जाएगा, पूरी फसल को नष्ट कर देगा, एक पौधा बाकी पौधों को खराब करके सत्यानाश करे हो सकते हैं। बड़े बड़े पेरेंट्स सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। फसल पक के तैयार हो गई, अब हम तो ब्याह में घूम रहे हैं, इधर उधर यात्राएं कर रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, लेकिन खेत में गए ही नहीं, तो फसल पकी हुई झड़ जाएगी। हेलो, मैं जो कह रहा हूँ बहुत सीरियस मैटर कह रहा हूँ, समझ गए होंगे। फिर आप कहोगे साहब उसके तो इतने पूरी धान हो गए, हमारे तो कुछ खाई नहीं। हमारी गलती है पेरेंट्स की। गाड़ी के 4 टायर हैं, एक टायर में बच्चे जिसमें आता हुई हवा भरता है, टीचर भी अभिभावक भी, हम जैसे आते भाषण देके चले जाते हैं, दूसरा टायर अभिभावकों का है, वो पूरा ही पंचर पड़ता है। न तो बच्चों को कभी देखने जाते हैं, टीचर बुलाते रहते हैं, न आप पूछने जाते हो। जब आपको आपके बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो दूसरा कौन आएगा? कभी नहीं आएगा। और एक और बात बता दूं बच्चे लोगों, यदि आपके मम्मी पापा आपके प्रति सीरियस नहीं है, आपके बारे में नहीं पूछते, जाके कहना कि आप स्कूल आके हमारे बारे में पूछिए। खेत के मौके दिन में 2 बार फेल जॉब रहा जो फसल है, और यहाँ साल में एक बार भी नहीं, कौन आएगा? और आपकी ड्यूटी है कि उनको लेके आओ स्कूल के अंदर, मम्मी पापा दादा दादी, और बुलाओ उनको, पूछो कि हमारे बारे में टीचर क्या कहते हैं, टीचर ईमानदारी से उनका फीडबैक दीजिए, फिर देखना कैसे माहौल यहाँ का सहज नहीं होगा। अकेले टीचर को दोष दे देते हैं। 6 घंटे स्कूल में रहते बच्चे, 18 घंटे तो आपके पास रहते हैं ना, तो 18 घंटे आप क्या सिखाते? बोलना बैठे तो टीचर नहीं सिखाते, ये तो गलत आदतें नहीं सिखाते, ये तो नशा करना नहीं सिखाते, फिजूल खर्ची टीचर नहीं सिखाते, ये हमारे से सीखते हैं बच्चे। हम हमारी गलती नहीं स्वीकार करेंगे, बस दोष दे देंगे सिस्टम पे। 365 दिन में से 200 दिन बच्चा स्कूल जाता है, 165 दिन एक्स्ट्रा आपके पास रहता है। आप लोगों ने कितनी जिम्मेदारी निभाई, आराम से आज विश्लेषण करके देखना, यदि नहीं निभाई तो आज से शुरू हो जाओ। इसमें बड़े बच्चे बैठे हैं, वो भी परिवार के गार्जियन हैं, छोटे बच्चों के साथ अपनी भूमिका में आ जाओ। वो टायर तैयार हो गए। तीसरा टायर आपके टीचर्स और सिस्टम का है, और चौथा समाज का है। 4 टायर में हवा बराबर होगी तो ही गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी, वरना हम परिकल्पना नहीं कर सकते। 50 ब्लेजर के बच्चों की कहानी क्यों स्टार्ट किया 50 ब्लेजर? क्योंकि जब हम पढ़ते थे हमारे पास साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, जैसा सर अभी कह रहे थे कि हम पैदल चलते थे, स्कूलें नहीं थी, टीचर नहीं थे, बेटा गांव में पढ़े लिखे हैं, उधार बढ़िया सामान नहीं देखा था। मेरी पहली पैंट सर 11वीं में बढ़िया आकर के, उससे पहले नेकर में चलते थे, वो भी घर पे खोल देनी पड़ती थी, और केवल नेकर पहने हुए भेड़े थी 100-200, उसके पीछे दाना, नीचे वो चेक का कच्चा पहना। 10वीं तक हम चलते थे, ऊपर बनियान भी नहीं होती थी बेटा। यह हालत थी। गरीबी को नजदीक से देखा है और पैसे के अभाव को महसूस किया। टीचर्स नहीं थे, संसाधन नहीं थे, बड़ी मुश्किल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए। साइंस में ट्यूशन पढ़ने के पैसे नहीं थे, जैसे जैसे पढ़ाई की, कोचिंग करी, कोटा गए, एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर 4 साल आयुर्वेद कर लिया, पढ़ाते रहे, और जब लौट के एमबीबीएस में 2010 में सिलेक्शन हुआ, मेरे सीनियर थे, उनसे जब बातचीत की, भाई हम लोग तो जैसे जैसे डॉक्टर बन गए, हमसे इंटेलिजेंट लोग बैठे, उनके पास पैसे नहीं है, तो उन लोगों को हम कैसे पढ़ाएं? तो समाजों के हॉस्टल में गए, सभी समाजों के हॉस्टल में गए। तो समाजों के हॉस्टल वालों ने हमें ये कहते हुए हमें वापस कर दिया कि अध्यक्ष को पूछेंगे, सचिव को पूछेंगे, मीटिंग में तय करेंगे, और 2 साल तक हमको किसी भी समाज के लोगों ने फ्री पढ़ाने के लिए परमिशन नहीं दिया। तब जाके हमने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम 50 ब्लेजर, जिसका कोई अध्यक्ष नहीं होगा, कोई सचिव नहीं होगा, है लेकिन आज तक कोई नहीं जानता। तो वो बैठे थे, बाकरवाड़ी पूरी टीम बात ही कर रहे थे, हमने अध्यक्ष सचिव सिस्टम ही खत्म कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से हमारा वो अध्यक्ष है, वो सचिव, कोई माड़ा नहीं, कोई साफा नहीं, सब बराबर। और बच्चे आएंगे किसी जाति किसी धर्म के, आ जाओ, गरीब की कोई जाति धर्म नहीं होता, वो गरीब होता है, उसको जरूरत होती है, उसको हम जरूरतमंद कहते हैं, गरीब नहीं कहते। आज वो जरूरतमंद है, जैसे आपके पास में गाड़ी है, पंचर हो गई, करोड़पति हो, पंप तो चाहिएगा ना, जरूरतमंद हो गए। आप रास्ते में जा रहे हो, प्यास लगी, आप कितने करोड़पति हो, जरूरतमंद हो गए, तो जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। तब किसकी मदद करनी है आप तय करो, उसको सेवा कहते हैं। तो अपनी सेवा शुरू करें। तो राष्ट्रपति जब पहली बार हम इस परिकल्पना को कर रहे थे कि हम 25 बच्चे 11वीं में लेंगे, 25 12वीं में लेंगे, सरकारी स्कूल से होंगे, 10वीं के परसेंटेज होंगे, एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट के आधार पे मेरिट बढ़ेगी, पहले नंबर पे आएगा उसके घर पे जाएंगे। जब घर पे गए तो पहले का मकान बड़ा हुआ था, अच्छा बाहर हो गया, दूसरे के मोटरसाइकिल थी बाहर, तीसरे के मामा टीचर बाहर, चौथे के चाचा पुलिस में बाहर, रिश्तेदार में भी नौकरी कर रहा है, घर मकान है,
संसाधन युक्त है, ट्यूबवेल बना हुआ उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे करके 25 बच्चे सेलेक्ट करते रहे 11वीं में, वो 12वीं में आते रहे, 25 और 25 50 हो गए, इसलिए इसका नाम 50 विलेज रखा। पिछले 12 साल में किराए का मकान है, कोई ऑर्डर नहीं है। पढ़ाने का काम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टार्ट के 5 साल तक मैंने किया। जब पहली बार रिजल्ट 5 साल बाद आ गया तो 11वीं को 12वीं के बच्चे पढ़ाते हैं, 12वीं को नीट के पढ़ाते हैं, और नीट को हम लोग पढ़ाते हैं। और ट्यूशन कोचिंग की तरह नहीं, केवल उनकी प्रॉब्लम हमारा तरीका उस तरह से उसको सेल्फ स्टडी कराते हैं। एनसीईआरटी की किताब को पढ़ते हैं। अब वो पढ़ते कैसे वो 500 स्टेप में बता देता हूं। आप ऐसा करोगे तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हो बिना कोचिंग के। सबसे पहले कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो उसको पूरा एक साथ फास्ट रीडिंग करो। जो नए शब्द आ गए उसको अंडरलाइन कर दो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो। नए शब्दों को अंडरलाइन कर दो। पाठ की हेडिंग से लेकर सवाल पूछने के एक्सरसाइज के लास्ट तक पहला काम हो गया, अंडरलाइन करना। पूरा चैप्टर पढ़ना है शुरू होने से पहले। दूसरा काम क्या करोगे, रफ कॉपी के अंदर जो शब्द आपके नए आए हैं अप से डाउन तक एक पेज में 2 लाइन बढ़ाएंगे, 25 शब्द इधर 25-50 शब्द आ जाएंगे। आगे अंक लगा देना कि कितने नए शब्द हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है। काम हो गया। तीसरा काम, अब उसको आप आराम से अध्ययन करते रहो और ऐसे छोटे-छोटे सवाल बनाओ जो आप बना सकते हो। जैसे प्रश्न क्या बनेगा, राष्ट्रीय पेयजल महोत्सव कौन सा है 2025 का, कहां मनाया जा रहा है, बोराड़ा में। बोराड़ा कहां आया हुआ है, अजमेर में। समझ आया ना। ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन बनाने हैं, आंसर नहीं लिखने हैं। 3 काम कर दिए। अब आप स्कूल में जाओ, आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, आप समझते रहो और जैसे जैसे आपका चैप्टर आगे बढ़ता है होमवर्क करते रहो, सर के जो सवाल देते हैं उनको याद करते रहो। चैप्टर समाप्त होते ही आप देखो कितने शब्द हैं जो आपको अब समझ में आ गए। नहीं आए वो टीचर से पूछ लो। और जैसे ही आपके सवाल कर लिए, होमवर्क पूरा कर लिया, तो एक दिन संडे के दिन बैठ करके जो आपने प्रश्न बनाए थे उसके आंसर लिखो। और जब आंसर लिखोगे जो गलत हो गया खुद कॉपी चेक करो। इसका मतलब वो चीज याद नहीं है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट लगा दो कि ये तुम्हें एक बार में याद नहीं हुआ। तरीका समझ में आ गया। सेल्फ स्टडी का यही तरीका है। आप ट्राई करके देखना। यदि किसी को नहीं समझ आए तो गूगल पे आप मेरा नाम ढूंढोगे डॉक्टर भरत सारण, तो आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे। आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं मैसेज करवा दूंगा, कॉल नहीं करना है आपको। व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा या टेलीग्राम चैनल बना हुआ उस पर आप देख लीजिए। फेसबुक का पेज बना हुआ जिसमें मैं एजुकेशन या उससे रिलेटेड कुछ चीजें अपडेट करता रहता हूं, उसको आप देख सकते हैं। जो भी गुरुजन है या जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो भी। अब यही कारण है, इस तरह से वो बच्चे पढ़ते हैं सर। और पहले रिजल्ट जब आया उससे लेकर अब तक 12 साल में से 7 साल में हमारे 7 साल में 119 बच्चे सर डॉक्टर बने, 23 बच्चे एम्स में हैं। और जो डॉक्टर नहीं बने हैं तो 54 बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उसमें सेकंड ग्रेड टीचर भी है, लैब टेक्नीशियन है, पुलिस में भी है, एयरपोर्ट में है। बेरोजगार एक भी बच्चा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सरकारी स्कूल के उनको किसने तैयार किया, उन्हीं टीचरों ने। वही तो स्कूल थी ना पूरे देश में। अब तक आजादी के 75 साल बाद भी सर भारत सरकार ने एक भी गरीब को डॉक्टर नहीं बनाया है। लेकिन उनको पढ़ाने के लिए दानदाताओं का पैसा लगा है। उन दानदाताओं ने अपनी गाड़ी कमाई से 119 डॉक्टर और 54 लोग बना दिए गरीब थे जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता, ऐसे लोग। यानी प्रयास किया जा सकता है। और ऐसा ही प्रयास ये तेजा दर्शन की टीम कर रही है। वो ये कहती है कि हम अध्यात्म, जब तक भगवान को याद नहीं रहेंगे खुशियां नहीं आएगी। भगवान पहले है। मैं साइंस का डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूं इस बात का। फिर पढ़ाई की बात करो और एक टीम वर्क काम करो, एक दूसरे का साथ दो और साथ मिल करके काम करो। खेती अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी, समाज अच्छा होगा, हम खुश रहेंगे। इसके लिए तो जिंदा है। जो अच्छा करता है उसके लिए ताली बजाओ, जो अच्छा करता है उसकी प्रशंसा करो। ठीक है, कमी रहती है उसको साथ हाथ पकड़ के लेके चलो, समाज ऐसे ही निर्माण होगा। लेकिन आजकल हमने उल्टा शुरू कर दिया, टांग पीछे में लग गए, निंदा करने लग गए। ये अरे कमी हर किसी में है, आप उसकी खूबियां देखो ना। कमियां गिनाने वाले खूब लोग मिलेंगे। हमें वो काम नहीं करना बेटा, हमें वैसा नागरिक नहीं बना है। कर लोगे इस काम को। चलिए तो अब सेकंड राउंड लगभग पौन घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया। अब बच्चों का टाइम रहेगा। मैंने आपको सेल्फ स्टडी के बारे में बताया कैसे करना है, कर सकते हो। अब आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? मैंने प्रश्न ये इसलिए पूछा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसी बच्चे को सफल करने में, और ये मेहनत आपके टीचर करते हैं। इसलिए टाइम पर जाके उनका सम्मान भी करना, उनका रेस्पेक्ट भी करना। ये आपके सामने बता रहा हूं, ये आप ही के बच्चे, इनके अंदर के डर को खत्म ये लोग करते हैं। इसलिए राष्ट्र का निर्माण टीचर करेंगे, उनका रेस्पेक्ट करना। एक बार पुनः
ये कहानियां मुझे पता है आप कितने कितनी बजा रहे हो। बेटा डर खत्म करो अंदर का, मैं आपको कह रहा हूँ कोई कमी नहीं है, अंदर के डर को खत्म करो। अब एक वो तरीका जो आपके अंदर एक परिवर्तन ला सकता है। अब तक हम क्या करते हैं, सवाल का जवाब लिखते हैं, यही हुआ है ना। आज तक पूरे भारत में पढ़ाई कैसे चलती है, प्रश्न दिया जाता है, आंसर देखते हैं। हमारे 50 विलेज में हम उल्टा करते हैं, बच्चा आंसर नहीं लिखेगा, जब पाठ पढ़ लिया तो उसके प्रश्न बना के ला। प्रश्न आदमी तभी बना पाता है जब कुछ समझ में आता, नहीं तो प्रश्न नहीं बना सकता। आंसर गलत भी हो सकता। पूछा था भारत की राजधानी क्या, वो जयपुर भी बोल सकती थी, लेकिन ये भारत की राजधानी पूछ रही है, इसका मतलब उसको भारत की राजधानी के बारे में पता है। जिस व्यक्ति ने प्रश्न बनाने सीख लिए, इसका मतलब उसको पढ़ना आ गया। आप टीचर को होमवर्क को खत्म कर दो, बच्चों को कहो कि क्लास में बैठ के प्रश्न बनाओ। आप एक बैच पे ट्राई करके देखना, सबसे कमजोर बैच पे वो 1 महीने में टॉप में आ जाएगा। मेरे ऐसे कई प्रयोग किए हुए, करके देखना तो अच्छा लगेगा स्कूल के अंदर, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तभी लिखेगा। तीसरी चीज, तो बच्चे सवाल पूछते हैं कि साहब हम पढ़ते तो खूब है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये पढ़ाई हमने कर ली। हाँ भाई, आपने कोई चीज पढ़ ली, खड़े हो जाओ, कैसे पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई ये सही होगी जब आगे बढ़ो? दौरान करने से। जैसे मुझे पता चल गया भारतीय राजधानी दिल्ली है, मैं 3 बार भी बोलूंगा तो वही रहेगा, आपको विश्वास कैसे होगा? आप यदि, मेरा एक तरीका है, यदि वही बात बिना देखे आप अपने घर पे किसी को समझा सकते हो क्या? जो चैप्टर पढ़ा है वो बिना देखे अपने मम्मी, ऐसे महसूस करो आपके मम्मी पापा सामने खड़े, रफ वो भी उठाओ, टीचर बन जाओ अपने खुद के, और उनको पढ़ाओ कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता ऐसी थी, बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ये लिखा है, प्रयागराज में ये होता है। आप बिना देखे जब किसी को पढ़ाने लग जाओ, इसका मतलब आपके याद हो गया। समझ में आना अलग बात, जब प्रश्न बना लोगे तो समझ में आ गया, याद हो गया मतलब आप किसी को समझा दोगे। ये तो बात होगी पढ़ाई की। अब मैं आगे कोई पढ़ाई की बात नहीं करूंगा, हम जीवन की बात करते हैं। अभी थानेदार साहब बता रहे थे कि आपके गांव में पैसे की कोई कमी नहीं है। तेजा दर्शन की टीम ने किताबों का एक स्टॉल लगाया है, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की किताब से लेकर 300 रुपए तक की किताब है। आप में से किसी ने कोई किताब खरीदी नहीं। बीड़ी का बंडल, सिगरेट का पैकेट 100 रुपए में खरीदोगे, 100-200 रुपए की चाय पी लोगे दिन भर में, लेकिन इन बच्चों के लिए आपको किताब खरीदने के पैसे नहीं है। और इन बच्चों के पास में जेब में पैसे पड़े, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं मैंने बर्थडे के दिन आप किसी को किताब गिफ्ट कर दो, वो किताब पढ़ के आप स्कूल की लाइब्रेरी में दे दो। अभी मैं लक्ष्मण जी के साथ बात कर रहा था, 6 स्कूल वाले शायद सरकारी, आगे तो 7 स्कूल हो गए लक्ष्मण जी, तो आपके 50 से बजट 70 हो जाएगा। तो मैंने यही कहा था कि यदि बच्चे नहीं खरीदते हैं तो 10-10 हजार की किताबें इस मंदिर की तरफ से आप डोनेट कर दो, ताकि स्कूल की लाइब्रेरी बन जाए और उसको बच्चे रोटेटली सैटरडे संडे को पढ़े। और जो बच्चे को किताब देते हैं तो सोमवार को टीचर पूछे इस किताब में मैंने क्या सीखा, लिख करके बता बिना देखे, इसको बुक रिव्यू कहते हैं। तो काफी कुछ बच्चों के विचार परिवर्तन होंगे। और आपकी जेब में सबके पैसे हैं तो निकलते टाइम जो भी आपको किताब अच्छी लगती है, एक किताब खरीदोगे, उसके ऊपर अपना नाम लिखोगे, पिताजी का नाम लिखोगे, आपका हैप्पी बर्थडे लिखोगे, आप खुद पढ़ करके वो किताब अपने स्कूल की लाइब्रेरी में दे देना। आने वाले 50 साल तक आपके छोटे बहन भी पढ़ेंगे, आपको याद भी रखेंगे, ये किताब सबके काम आ जाएगी, आप किसी दूसरे की किताब पढ़ लेना। करोगे इस काम? कितने लोग करेंगे आज? अच्छा पैसे हैं वही करना, बिना पैसे तो कैसे करोगे? और आप पेरेंट्स सब बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए कम से कम किताब तो खरीद ही लो। ये मखानिया, गुड़, 700 रुपए किलो की मिठाई खरीद लोगे, लेकिन किताब कभी नहीं खरीदोगे। तो किताब खरीद के दो ना, जब तक परिवर्तन नहीं होगा। अभी आपने मोबाइल की बात की, सभी तेजा दर्शन की एक्टिव टीम बैठी है, हम मोबाइल बंद करने के लिए तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते बंद होगा कैसे। बच्चों को मैदान में खेलने के लिए जगह ही नहीं है। आपके यहाँ पूरी जमीन पे फसल बोई हुई पड़ी है, और मैं तो सबसे पहले जिन किसान ने ये जगह दी है अपनी फसल काट कर, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। ऐसे नहीं भाई, जोर से। बड़ा मुश्किल होता है, कोई आदमी अपना खेत में से रास्ता नहीं देता है, कितना बड़ा जिगर होगा, कितनी बड़ी हिम्मत, और इसको सेवा कहते हैं। मालिक इनको हमेशा समृद्धि दे, इनको खुशहाल रखे, इनके खलियान भरे, फले फूले,
ऐसे आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। ये होता है बैक टू सोसाइटी। आपने प्राप्त कर लिया और समाज को वापस देने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है। ये होता है पढ़ा लिखा होकर पढ़े लिखे जैसा दिखना। पढ़े लिखने से कुछ नहीं होता। हमारे दादा दादी अनपढ़ थे लेकिन वो पढ़े लिखे थे। अक्षर क्या नहीं था भाई, जिंदगी उनको भी आती थी जीने की।